जैसे जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता ही है कि ये सीरीज स्टार्ट है और चल रहा है। इसमें हमने कहा था कि पूरे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक मतलब जो है ये साइंस का कवर हर एक टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, ये हमारे लेक्चर का 5वां पार्ट होगा। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं पहले। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है अनुरणन यानी इवैल्यूएशन। इसको हम इस पॉइंट्स के बारे में जानकारी इस लेक्चर में और जहाँ तक होता है हम कवर करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और कोई कॉन्सेप्ट या अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लें, और ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे से कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जैसे कि बताया गया था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे अनुरणन रिब्रेविएशन जो है क्या होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि ये क्या होता है। किसी भी बड़े हॉल में उत्पन्न ध्वनि बहुल परावर्तन के कारण लंबे समय तक बनी रहती है। यह अनुरणन जो होता है, किसी बड़े हॉल में अगर उत्पन्न ध्वनि बहुल परावर्तन के कारण लंबे समय तक यह जो है बनी रहती है, और ये बारंबार परावर्तन जो ध्वनि को अस्थायित्व प्रदान करता है अनुरणन कहलाता है। सिनेमा हॉल में अनुरणन को कम करने के लिए दीवारें खुरदरी एवं छिद्रित बनाई जाती है, और इसे बादलों का गरजना अनुरणन के ही कारण होता है। मतलब यह जो अनुरणन के कारण ही ये बादल गरजते हैं। अब ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं किसे, मतलब ध्वनि का अपवर्तन क्या है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित होती है। इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। अब जो है आगे, जब ध्वनि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और वह अविलंब से दूर होती है, परंतु विरल माध्यम से सघन माध्यम में वह अविलंब की ओर आती है अर्थात नज़दीक आ जाती है। इस स्थिति यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही रात में ध्वनि दिन की तुलना में अधिक दूर तक सुनाई देती है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का विवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ये हो गया हमारा स्कैटरिंग, इसके जैसे विवर्तन रिफ्रैक्टिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे कहते हैं विवर्तन। ध्वनि का वो जो है विवर्तन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि अवरोध सतह के किनारों से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है, ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। और यही जो है, और ध्वनि के विवर्तन के कारण ही कमरे में बैठे व्यक्ति को बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी के कारण जो है कमरे में बैठे व्यक्ति को बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ध्वनि का व्यतिकरण, अब ध्वनि का व्यतिकरण क्या है, जब दो समान आवृत्ति और आयाम की ध्वनियाँ माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती है तो वहाँ ध्वनि की ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, जिसे ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव और पहला कॉन्स्ट्रक्टिव। इसमें ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम होती है, इसमें दोनों ध्वनियाँ समान कला में होती हैं। डिस्ट्रक्टिव इसमें दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव, इसमें दोनों ध्वनियाँ विपरीत कला में होती है, यहाँ ध्वनि की तीव्रता मिनिमम होती है। अनुनाद रिजोनेंस, अनुनाद क्या है, रिजोनेंस यानी अनुनाद के बारे में हम जानेंगे। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद जो होता है माध्यम का कोई कण जब स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा हो और उस पर समान आवृत्ति का कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उसके आयाम में वृद्धि होती है, इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि तरंगे स्वतंत्र कणों के माध्यम में मतलब स्वतंत्र कण के आयाम में वृद्धि करती हैं। रेडियो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, अनुनाद पर ही रेडियो जो है इसका ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और पुल पार करते समय सेना के जवानों को कदम से कदम ना मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है।
पुल पार करते समय सैन्यों के जवानों को कदम से कदम ना मिलाकर चलने की सलाह इसीलिए दी जाती है। अब डॉपलर के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि डॉपलर ने क्या कहा था। डॉपलर ने कहा था जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षित गति होती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति मूल ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं और श्रोता व स्रोत के मध्य की दूरी ध्वनि की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे वायुयानों व पनडुब्बियों की चाल निर्धारित करने में। दूसरा, तारों की गति का पता लगाने में। प्रदीप्त तथा अस्फुदीप्त क्या होता है इसे हम समझेंगे। EM वेव्स ये आंतरिक तरंगें हैं, मतलब ये जो है आंतरिक तरंगें जिन्हें संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। AC परिपथ में धारा बदलने पर भी ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। निर्वात एवं वायु में इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे एग्जाम्पल खुद लो, एक्स रे, गामा रे एंड यूवी रे। अप्रदीप्त फ्लोरेंस क्या होता है? जब तक किसी स्रोत द्वारा एक वस्तु पर प्रकाश गिरता है केवल तब तक वह वस्तु चमकती है। जैसे कि बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर एक्स रे प्रदीप्त उत्पन्न करती है। दूसरा, दिशा निर्देशों वाले बॉर्डरों को प्रदीप्त पदार्थों से रंगा जाता है कि किस दिशा में कैसा बॉर्डर होता है। मतलब कि मान लिया जाए कि बिहार का बॉर्डर हो गया, झारखंड का बॉर्डर हो गया, उसे दिशा सूचक मतलब होता है, उस टाइम उस पे पेंट किया जाता है। इसी को पता लगा के अब जानेंगे अस्फुदीप्त यानी फॉस्फोरेंस क्या है? मतलब कि फॉस्फोरेंस इस प्रक्रिया में प्रकाश के स्रोत को हटाए जाने पर भी वह वस्तु चमकती रहती है जिसे प्रकाश उस स्रोत द्वारा मिल रहा था। जैसे घड़ी की सुई। टोन, अब जानेंगे टोन वह ध्वनि जिसमें केवल एक ही आवृत्ति होती है। स्वर यानी नोड। टोन और स्वर में अंतर ये है खास करके कि वह ध्वनि जो विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से बनी होती है। टोन जो होता है केवल एक ही आवृत्ति से मिलकर बना होता है, लेकिन स्वर जो होता है विभिन्न आवृत्तियों से मिलकर बना होता है, यानी ये मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। सोनार, अब जानेंगे सोनार क्या है। सोनार का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। RADAR। रडार का फुल फॉर्म पहले जानेंगे। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तथा LIDAR लाइडर का मतलब फुल फॉर्म जानेंगे। लाइट डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। तीनों ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, जिनमें क्रमशः साउंड, रेडियो तथा लाइट वेव्स का प्रयोग होता है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई या पनडुब्बी की चाल व दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है वायुयानों, मिसाइलों की स्थिति व गति को पता लगाने में। लाइडर पहाड़ों की ऊंचाई, मौसम पूर्वानुमान का ज्ञान इसी से होता है, लाइडर से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यह एक चालक तार में आवेश का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी ये नेगेटिव का त्याग करते हैं, नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव को ग्रहण करते हैं,
आवेशों का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। प्रोटॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के इस आवेश के बारे में अमेरिकी भौतिक शास्त्री मिल्टन ने खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1923 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मतलब विद्युत धारा की दिशा जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, अर्थात ये नेगेटिव की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब नेगेटिव की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से इकाई समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे जो कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। उसे उस बिंदु का विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी समय t में किसी बिंदु से q आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा I बराबर होता है q/t। विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। आवेश की मात्रा उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात Q = Ne। आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला चालक यानी कंडक्टर, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह होता है सरलता पूर्वक होता है उसे चालक कहते हैं यानी कंडक्टर कहते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल धातु, मानव शरीर, अम्लीय जल। अब नॉन कंडक्टर आइसोलेटर यानी अचालक पदार्थ। दूसरा आइसोलेटर यानी अचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। मतलब इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी। अर्धचालक नॉन कंडक्टर में वे पदार्थ जिनमें चालक व अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। निज अर्धचालक यानी इंस्ट्रिंसिक कंडक्टर नॉन कंडक्टर, जिनमें अपद्रव्य नहीं मिलाया गया हो। बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक, जिनमें अपद्रव्य मिलाया गया है। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालकों में जो बाहर से कोई अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उसे डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि बढ़ने के साथ अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। तापमान के साथ इनकी चालकता भी बढ़ती है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। विद्युत धारा, अब क्या है विद्युत धारा? इलेक्ट्रिक करंट जो है ए मीटर के द्वारा विद्युत का मापन किया जाता है। विद्युत का मापन ए मीटर के द्वारा किया जाता है। इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एसी कंडक्टर और एसी और डीसी। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। एसी वह है जिनकी आपूर्ति घरों में की जाती है। एसी वैसी आपूर्ति है जिसमें कि घरों में इसको पूर्ति किया जाता है। जैसे बैटरी, सेल और जनरेटर से प्राप्त धारा डीसी है। एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा बदल दिया जाता है। मतलब एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। डीसी को एसी में इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है। विभव व विभवांतर अनंत से विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक धनावेश को लाने में किए गए कार्य उसके मान का अनुपात विभव कहलाता है। जैसे V = W/Q। विद्युत विभव परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बताता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। जैसे V = W/Q, जहाँ W होता है जूल और Q से कूलम होता है, इसलिए जूल प्रति कूलम अर्थात वोल्ट का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। विभवांतर जो है किसी विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है
विभवांतर कहलाता है। अर्थात V1 माइनस V2 VA माइनस VV इक्वल टू Q बाय W बाई Q। विभवांतर एक अदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव एवं विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है, जो समांतर क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को जानने के लिए किया जाता है। अब जानेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में हम कुछ डिफरेंस जानेंगे। प्राथमिक सेल जो होता है वह सेल जिन्हें केवल एक बार प्रयोग में लिया जा सकता है, अर्थात इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे डेनिशियल, लेक्लॉन्से, ISV का प्रयोग जैसे टेलीफोन में, इलेक्ट्रिक बिल्स में। लेकिन द्वितीयक सेल वह सेल है जिन्हें एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे NiCd, लीड स्टोरेज। अब जानेंगे कूलम का नियम। कूलम ने क्या कहा था? इस नियम के अनुसार असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के मान एवं उसके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, जैसे F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। जैसे कि Q1 एक वस्तु हो गया, Q2 एक वस्तु हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस D हो गया। प्रतिरोध के बारे में समझेंगे, मतलब जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, मतलब आवेश को जो होता है उसको जो रोकता है वही प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालकता बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है तथा प्रतिरोध बढ़ने पर चालकता कम होती है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे प्रतिरोध जो है R समानुपाती L बाई A। तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R लैम्डा बाई L बाई A, जहाँ लैम्डा हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर इसका मान बढ़ता है लेकिन प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है। कुछ धातुओं में ताप घटने पर उनका प्रतिरोध कम होने लगता है तथा एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। उन पदार्थों को अतिचालक कहते हैं, जैसे पारा पर Hg यानी मरकरी जैसे पारा कहते हैं। इसमें होता है 4.2 K और Pb में प्लेटिनम में 7.25 K होता है। चालकता का क्रम, पहले सिल्वर आएगा Au, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा Au, फिर आएगा Al। प्रतिरोध का क्रम, पहले Ag आएगा, फिर आएगा Cu, तब आएगा Au, तब आएगा Al। मतलब सिल्वर, कॉपर चालकता का क्रम है। पहले सिल्वर आएगा, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा ऑरम यानी गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम आएगा। इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें पहले आता है सिल्वर, उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद ऑरम आता है, तब एल्युमिनियम आता है। मतलब ग्रेटर देन, इसमें लेस देन होता है। ऊपर वाले में ग्रेटर देन होता है, इसमें लेस देन होता है। प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, परंतु चालक की प्रकृति एवं पदार्थों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधों का संयोजन। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध दो प्रकार से संयोजित किए जाते हैं, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम जो है इसमें सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके मध्य विभवांतर भिन्न होता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं।
तो यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रहने, काफ़ी लंबा हो जाता है। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, अगर कोई पॉइंट्स समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछ लिया कीजिए, और मुझे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ कि हमने कोई मतलब कि अच्छा लग रहा है, तब तो हमें सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और 3 लोगों तक शेयर जरूर करें।